नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए शेखावाटी मिशन 100 के द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है उनके प्रश्नोत्तर की व्याख्या समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम 11वां चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति की जो प्रश्नोत्तर है उनकी व्याख्या यहां पर समझने वाले हैं। शेखावाटी मिशन का ये 7वां पार्ट है। इससे पहले हमने 6 पार्ट देख लिए हैं और 6 पार्ट की वीडियोज आपको हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर उन पार्ट्स को आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे इस चैप्टर का अंक विभाजन। ये जो चैप्टर है वो 6 अंक का है। उसमें एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा और 2 एक अंक के अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी यहाँ पर हमें 3 अंक का मिलने वाला है। इस 3 अंक के क्वेश्चन के साथ में हमें अथवा में भी क्वेश्चन मिलने वाला है। तो विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है वो कुल मिलाकर 6 अंक का होगा। उसमें हमें एक 3 अंक का अथवा वाला क्वेश्चन भी मिलने वाला है। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहें। अब हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी धातु की प्लेट से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या बढ़ती है जबकि आपतित फोटोन, देखिए यहाँ हमें कहा गया है धातु की प्लेट है, उससे प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि इंक्रीज हो रही है जबकि आपतित फोटोन, देखिए जब आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ने का मतलब है उनकी तीव्रता बढ़ रही है। तीव्रता का मतलब है फोटोनों की संख्या। तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। आपतित फोटोनों की संख्या बढ़ती अर्थात तीव्रता बढ़ती है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखें, सीजियम का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो सीजियम की दहली आवृत्ति का मान क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाई नॉट जो कार्यफलन है सीजियम का वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। हमें यहां पर दहली आवृत्ति पूछी है। हम जानते हैं फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट, तो यहां से न्यू नोट बराबर आ जाएगा हमारे पास में फाई नोट अपॉन में एच। फाई नोट की वैल्यू है 2.14 और देखिए इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को यदि हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1.6 × 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम 1.6 × 10⁻⁻19 जूल पुट कर देंगे और अपॉन एच का जो मान होता है वो 6.62 × 10⁻34 होता है। देन यहाँ से देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, इसको इससे गुणा कीजिए 64, फिर 16 और 6 हो गया है 22, 2 हासिल का हो गया 16, 32 और 2 34। 3 संख्या पहले हम पॉइंट पुट कर देंगे 6.62 गुणा 10⁻⁻19 प्लस में 34। यहां से आप देखेंगे कि मैं इसको इस तरीके से पुट कर देता हूं 34.24 बट्टे में 6.62 गुणा, यहां से एक घात हम और कम कर लेंगे। देखो प्लस में यहां पर हमें 15 मिलने वाली है तो प्लस में मैंने यहां पर 14 कर दिया है। तो ये लगभग जब इसमें हम भाग देंगे तो 5 पॉइंट कुछ आएगा गुणा 10⁻14। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो 5.16 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज इसका आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हमें ये कहता है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो उसके द्वारा 2 कार्य होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों को उस पृष्ठ में से बाहर निकाल देता है, साथ में उनको गतिज ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो आपतित जो प्रकाश है उनकी ऊर्जा होती है एच न्यू और वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, साथ में उनको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में
खर्च हो जाती है। तो जो H न्यू होता है वो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में, तो इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने में खर्च की गई जो ऊर्जा होती है वो कार्यफलन के बराबर होती है, जो कि H न्यू नोट के बराबर, साथ में उनको गतिज ऊर्जा प्रदान कर दी जाती है। तो K मैक्सिमम होता है वो हाफ m v मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये है प्रकाश विद्युत समीकरण। तो इसमें हमें ये पूछा है कि इनमें से प्रकाश विद्युत समीकरण कौन सी है। तो यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह होता तो ये प्रकाश विद्युत समीकरण हो जाती है, गलत है, ये भी नहीं है। ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, ये कार्यफलन का फॉर्मूला है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो सही होने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोटोन के संवेग का सूत्र है। फोटोन का जो संवेग होता है, देखिए यहां पर हम देख लेते हैं फोटोन का संवेग H न्यू ऊर्जा का फॉर्मूला है, लेमड़ा अपॉन में डी यहां पर हमें दे रखा है, H अपॉन में सी डी दे रखा है। यहां पर आप देखेंगे कि जो संवेग होता है लेमड़ा बराबर होता है H अपॉन में P, और यहां से हम पुट कर देंगे P बराबर H अपॉन में लेमड़ा, देन हमें इसका जो आंसर है वो H अपॉन में लेमड़ा हमें प्राप्त होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें देखिए, अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। कोई धातु है उसका कार्यफलन किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो धातु का जो कार्यफलन है वो धातु के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके पृष्ठ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा कि जो पृष्ठ है वो खुरदरा है या स्मूथ पृष्ठ है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, और कौन सी धातु है उसकी प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। तो ये देखिए एकदम अच्छा क्वेश्चन है। तो धातु और उसके पृष्ठ के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो क्वेश्चन है कि वो संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आलेख खींचिए। मतलब हमें ग्राफ खींचना है प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य। हम जानते हैं कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जैसे जैसे इंक्रीज होती है तो प्रकाश विद्युत धारा उसी अनुपात में इंक्रीज होती चली जाती है। तो जो प्रकाश विद्युत धारा होती है वो प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। प्रकाश विद्युत धारा समानुपाती होती है प्रकाश की तीव्रता के, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो जो ग्राफ है वो हमें इस तरीके का प्राप्त होने वाला है। एक तरफ हम ले लेते हैं प्रकाश की तीव्रता, यहां इस तरफ हमने ले ली है प्रकाश की तीव्रता, इस ओर हम ले लेते हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा, दोनों में से किसी एक तरफ ले लीजिए। तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। देखिए यहां पर हमें प्रकाश विद्युत धारा इधर ली है, प्रकाश की तीव्रता इधर ली है, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। धारा और तीव्रता दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो 7वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों डेफिनेशन समझ लीजिए कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की जो घटना है उसको हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। देखिए डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर रहा हूं। जब धातु के पृष्ठ पर देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति, देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, आपतित होता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का
उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें दे रखा है कि कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहा जाता है। तो देखिए, कार्यफलन क्या है कि किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। इस कार्यफलन के स्थान पर आपको देहली ऊर्जा भी मिल सकती है। देहली ऊर्जा और कार्यफलन एक ही चीज है। इनको हम फाई नोट से प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन या देहली ऊर्जा कहलाती है। फाई नोट बराबर होता है H न्यू नोट, और जहां न्यू नोट देहली आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति को हम न्यू नोट से पुट करते हैं। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को ठीक बाहर निकालने के लिए दी गई न्यूनतम जो ऊर्जा होती है उसको हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। यहां पर देखिए, फाई नोट बराबर H न्यू नोट इक्वल टू Hc अपॉन में लैम्बडा नोट, जहां लैम्बडा जो नोट है इसको हम देहली तरंग धैर्य कहते हैं। इसे देहली तरंग धैर्य कहा जाता है। देहली तरंग धैर्य कहते हैं। देखिए, आगे हमारा यही क्वेश्चन आ गया है कि देहली आवर्ती तथा देहली तरंग धैर्य किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपतित प्रकाश की न्यूनतम कितनी आवृत्ति होनी चाहिए। जो आपतित प्रकाश की जो न्यूनतम आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को ही हम देहली आवृत्ति, और उसके संगत जो तरंग धैर्य होती है उसको हम देहली तरंग धैर्य कहते हैं। तो देखिए, धात्विक पृष्ठ पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो उस प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है देहली आवृत्ति कहलाती है। देहली आवृत्ति को हम न्यू नोट से पुट करते हैं तथा उसके संगत जो तरंग धैर्य होती है उस स्थिति में जो प्रकाश की तरंग धैर्य है उसको हम देहली तरंग धैर्य कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निरोधी विभव या अंतक विभव किसे कहते हैं। इसे एक बार समझ लीजिए कि विद्यार्थी एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारे पास में प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में एक निर्वातित नलिका होती है। इसके ऊपर दो प्लेटें होती है। इसके एक सिरे से हम यहाँ से इस प्लेट के ऊपर प्रकाश का आपतन करवाते हैं। ये यहाँ पर प्रकाश का आपतन होता है और यहाँ पर इन दोनों प्लेटों को हम एक दिक् परिवर्तक की सहायता से इस तरीके से जोड़े रखते हैं। एक बार इस डायग्राम को, परिपथ को अच्छे से समझ लीजिए। ये यहाँ पर एक दिक् परिवर्तक है। यहाँ पर क्या लगा है, दिक् परिवर्तक, जिसकी सहायता से हम धारा की दिशा को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यहाँ पर हम एक माइक्रो एमीटर जोड़ देते हैं जो धारा प्रवाहित होती है उसको प्रेक्षित करने के लिए। यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर संयोजित कर देते हैं। इसके साथ में एक धारा नियंत्रक हम यहाँ पर जोड़ देंगे जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज में हम लेते हैं। यहाँ पर हम एक धारा नियंत्रक यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक बैटरी। यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एक बैटरी। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, जब इस बैटरी का जो ऋण सिरा है, ये वाला जो ऋण सिरा है वो इधर से होता हुआ इस तरीके से होता हुआ यदि इससे जुड़ा हो, इसको हम प्लेट सी, इसको हम ए देते हैं। ये एक तरीके से कैथोड की भांति काम करता है, ये एनोड की भांति। तब तो जो धारा है वो आसानी से प्रवाहित होती है। लेकिन जब हम इस सी को
पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें, ऐसे जोड़ दें, विपरीत जो आरोपित विभवांतर है उसमें इसको तो हम धन विभव और इसको ऋण विभव पर रखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हम ऋण विभव पर ए को, जो एनोड होता है, इसको हम ऋण विभव देते हैं। वैसे एनोड क्या होता है, धनात्मक टर्मिनल होता है, कैथोड ऋणात्मक टर्मिनल होता है, लेकिन इस एनोड को हम ऋण विभव देते हैं। तो इसको एक इतना विभव दे देंगे कि उसके पश्चात यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित ही नहीं होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कैथोड के रेस्पेक्ट एनोड को दिया गया वह है ऋणात्मक विभव, जिस पर धातु के पृष्ठ से, ये वाली जो धातु है, इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बंद हो जाए, अर्थात प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाए, प्रकाश विद्युत धारा बहना ही रुक जाए। तो उस स्थिति में जो आरोपित विभवांतर है उसको हम अंतक विभव, निरोधी विभव, और देखिए यही डेफिनेशन यहां पर हमें बताई हुई है कि आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर कैथोड के सापेक्ष, देखो हमने ये भी यही कहा, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, निरोधी विभव या अंतक विभव कहलाता है। क्लियर? तो ये था 10वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगधैर्घ्य का परिकलन कीजिए। हमें यहां पर V बराबर दे रखा है 100 वोल्ट और किसी इलेक्ट्रॉन को हम त्वरित करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य कितनी होगी ये हमें यहां पर फाइंड आउट करनी है। लेमड़ा बराबर हम जानते हैं 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में अंडर V। यहाँ पर V की वैल्यू यदि हम पुट कर दें तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम बट्टे में V का मान हमारे पास में 100 है, 100 का अंडर हमारे को मिल जाएगा 10, तो 10 का इसमें हम भाग लगा देंगे, देन हमें मिल जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। तो जो तरंगधैर्घ्य 1.227 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होने वाली है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन यहां पर भी हमें भी दे रखा है 1.227 एंगस्ट्रॉम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो इनमें से किस कण की डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य न्यूनतम होगी? कि तीनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो यदि इक्वल होती है तो डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य किसकी न्यूनतम होगी? हम डी ब्रोगली तरंगधैर्घ्य का फॉर्मूला जानते हैं, लैम्बडा बराबर होता है H/P, और इस P के स्थान पर हमें गतिज ऊर्जा के टर्म्स में इस P को हम पुट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, के गतिज ऊर्जा बराबर होता है 12mv², और इसे हम p²/2m भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा P बराबर 2mk का रूट, 2mk का रूट। देन यहां पर हम इस P की वैल्यू पुट कर देंगे तो H/2mk हमें प्राप्त होने वाला है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से आप देखेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा समान है, H यहां पर कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, तो जो लैम्बडा है वो द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा लैम्बडा कम होगा। तो लैम्बडा मिनिमम के लिए m का मान अधिक होना चाहिए, मान अधिक होना चाहिए। तो हमें यहां पर 3 पार्टिकल दे रखे हैं और तीनों में से हम देख लेते हैं सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होता है, उसी की तरंगधैर्घ्य न्यूनतम होगी। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे कम होता है। फिर एक अल्फा कण और एक प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान उससे ज्यादा, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। तो यहां पर अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो सबसे ज्यादा, तो अल्फा कण की तरंगधैर्घ्य सबसे कम होगी।
अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगी, कम से कम होगी। क्लियर? तो यहां पर जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी ही कम होने वाली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या कहा गया है, नियत आवर्ती तथा नियत तीव्रता के लिए हम आवर्ती को भी कांस्टेंट लेकर चलेंगे, तीव्रता को भी कांस्टेंट लेकर चलेंगे। प्रकाश विद्युत धारा और संग्राहक विभव कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर प्रकाश विद्युत धारा और आरोपित जो विभवांतर है उन दोनों के मध्य हमें वक्र खींचना है, समझाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि जब हम एक तरफ ले लें प्रकाश विद्युत धारा, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं आरोपित विभवांतर, इसे संग्राहक विभव भी कहा जा रहा है, आरोपित विभवांतर। अब देखिए यदि हम आरोपित विभवांतर को इंक्रीज करें तो प्रकाश विद्युत धारा का मान पहले बढ़ता है, फिर इसका मान कांस्टेंट हो जाता है, नियत हो जाता है। ये होती है संतृप्त धारा। ये क्या है? संतृप्त धारा। और यदि हम आरोपित वोल्टेज की डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो धारा का मान धीरे धीरे कम होता हुआ शून्य हो जाता है और एक निश्चित पश्चवोल्टता पर शून्य हो जाता है। उस निश्चित पश्चवोल्टता को हम निरोधी विभव कहते हैं। ये जो V नोट है ये निरोधी विभव होता है। ये यहाँ पर न्यू और तीव्रता दोनों हमने नियत ली है, तो ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों इस चैप्टर में कुछ प्रकाश विद्युत प्रभाव से रिलेटेड ग्राफ हैं, वो सभी ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं। इससे पहले हमने प्रकाश की तीव्रता और धारा के मध्य ग्राफ खींचा है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसी में हमें एक दो ग्राफ और देखने हैं, वो आपको बेटर तरीके से अच्छे से समझने हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, निरोधी विभव एवं आपतित प्रकाश की आवर्ती के मध्य आलेख खींचिए। अब की बार हमें एक तरफ निरोधी विभव और दूसरी तरफ हमें लेना है आपतित प्रकाश की आवर्ती। तो देखिए मैं यहां पर इस डायरेक्शन में ले रहा हूं आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू, और इस डायरेक्शन में हम ले लेते हैं निरोधी विभव। निरोधी विभव को हम V नोट से पुट करते हैं। विद्यार्थियों हम आपको बता दें कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो घटना है वो एक न्यूनतम निश्चित आवर्ती से प्रारंभ होती है। ऐसा ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। ये जो न्यूनतम निश्चित आवर्ती है उसको हम देहली आवर्ती कहते हैं, देहली आवर्ती कहा जाता है। इससे कम आवर्ती के ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना घटित ही नहीं होने वाली है। तो दोनों के मध्य इस तरीके का ग्राफ हमें प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा ये जो ग्राफ है ये कहाँ से आया, आप इसे प्रकाश विद्युत समीकरण से भी पुट कर सकते हैं। एच न्यू माइनस एच न्यू नोट के इक्वल हम पुट कर सकते हैं। ये रिलेशन होता है V नोट और न्यू के मध्य। तो देखिए जब न्यू का मान न्यू नोट के बराबर हो जाता है तो EV नोट या जो V नोट है इसका मान, देखिए मैं V नोट बराबर पुट कर देता हूँ H अपॉन में E न्यू माइनस में H न्यू नोट अपॉन में E। तो ये एक रेखा के समीकरण को इंगित करता है। y बराबर mx प्लस c के समतुल्य होता है। यहाँ पर y के स्थान पर है V नोट और x के स्थान पर है न्यू, और जो इस रेखा का ढाल है वो है h अपॉन में m, जो ढाल होता है वो h अपॉन में e के इक्वल है, और जो अंतःखंड है वो माइनस में है जो कि h न्यू नोट अपॉन में e के इक्वल है। ये अंतःखंड होता है। तो ये हमने इस पूरे ग्राफ का विश्लेषण आपके सामने कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए कि नियत तीव्रता के आपतित प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियों के लिए एनोड विभव तथा प्रकाश विद्युत धारा के मध्य आलेख खींचिए। हम प्रकाश विद्युत धारा
को वाई एक्सिस के ऊपर और आरोपित विभवांतर, ये हमने ले लिया है आरोपित विभवांतर अक्ष एक्सिस के ऊपर। ये इधर है हमारे पास में प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। क्लियर। यदि हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है कि जब हम आरोपित विभवांतर में C के ऊपर ऋण विभव और A के ऊपर धन विभव लगाकर वोल्टेज बढ़ाएं तो पहले वो धारा बढ़ती है, फिर धारा स्थिर हो जाती है, संतृप्त धारा प्राप्त होती है। ये हमने ली है एक निश्चित आवर्ती ν1 के ऊपर, और इसके संगत जो यहां पर विभव प्राप्त होता है इसको हम निरोधी विभव कहते हैं। इसे निरोधी विभव या अंतक विभव कहा जाता है। अब देखिए, जो आपतित प्रकाश है उसकी आवर्ती बढ़ा देंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाने पर हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। आपने आवर्ती ν1 से ν2 कर दी तो निरोधी विभव भी बढ़ जाएगा, ऋणात्मक दिशा में ये ग्राफ इस तरीके से हमें प्राप्त होने वाला है। ये आप जैसे जैसे आवर्ती बढ़ाएंगे निरोधी विभव का मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ν3 है वो सबसे ज़्यादा, ν2 से कम और ν1 सबसे कम है। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त होने वाला है। तो ये ग्राफ आप समझ लीजिए, अच्छे से समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, गतिज ऊर्जा को हम कैसे पुट कर रहे हैं जो कि हमें 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। हमें इसमें पूछा है संवेग, चाल और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संवेग। तो संवेग को हम P से पुट करते हैं। देखिए, हम एक रिलेशन जानते हैं, वो रिलेशन हम आपको बता दें कि P बराबर होता है हाफ mv², जिसे हम m²v²/2m से पुट कर देंगे, जिसे हम p²/2m से लिख सकते हैं। और यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम दोनों ओर से अनडूड कर देंगे तो P बराबर आ जाएगा 2m का रूट। यहाँ पर हम इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, देन हमें P की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए, m की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, जो K गतिज ऊर्जा है, जो कि 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 1.6 × 10⁻19 जूल। तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो इन दोनों का जो अंडरूड है, सबका ही अंडरूड करना पड़ेगा। 2 गुणा में 9.1 इंटू 12 इंटू 16। मैंने इस जीरो को इस पॉइंट से रिमूव कर दिया है, तो यहाँ से 10 की घात हमारे पास में आ गई है माइनस में 50। इनका सबका अंडरूड करेंगे तो देखिए हमें इस P का मान क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हमें संवेग प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये संवेग हमें प्राप्त हो रहा है 5.91 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। इसी प्रकार से हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है चाल। तो देखिए चाल को हम इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे, P बराबर होता है mv। तो यहाँ से हम पुट कर देंगे v बराबर P/m। P की वैल्यू 5.91 इंटू 10⁻24, m का जो मान है वो है 9.1 इंटू 10⁻31। और देखिए विद्यार्थी, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें इसकी वेलोसिटी प्राप्त होने वाली है। अंत में हम यहाँ पर बात करते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की, जो कि लैम्बडा बराबर होता है h/p के इक्वल। P की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ही ली है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं 6.62 इंटू 10⁻34
अपॉन पी का जो मान है वो है 5.91 इंटू 10⁻24। लेमड़ा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, तो 1.12 एंगस्ट्रॉम हमें मिलने वाला है। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था और हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में से एक अंक का न्यूमेरिकल पूछे जाने की संभावना है। तो आप छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल है उनको आप इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको सोल्व करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसी धातु की देहली आवर्ती का मतलब है न्यू नॉट, वो हमें दे रखा है 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसके साथ में हमें दे रखा है कि यदि 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती का प्रकाश धातु पर आपतित हो तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए अंतक वोल्टता ज्ञात कीजिए। ये हमें न्यू दे रखा है 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज, हमें वी नोट पूछा है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण का उपयोग करेंगे। हम ये जानते हैं कि ई वी नोट बराबर होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए वी नोट हमें फाइंड आउट करना है, तो एच अपॉन में ई न्यू माइनस न्यू नॉट, सबकी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो वी नोट हमें मिल जाएगा। देखिए 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। न्यू की जो वैल्यू है वो है 8.2, न्यू नॉट की वैल्यू है वो है 3.3 और दोनों में से 10⁻14 कॉमन आ जाएगी। यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू वोल्ट में आएगी। किस में प्राप्त होने वाली है? वोल्ट में हमें प्राप्त होने वाली है। देखिए 10 की घातें हम एक बार हटा देते हैं। 6.62 इंटू 10⁻34, यहाँ से 14 कम कर देंगे तो माइनस में 20 आ जाएगी, अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 दे रखा है। 8.2 में से 3.3 घटाएंगे तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है? 0.9 मिल गया है। 7 में से अब जब हम 3 घटाएंगे तो 4 मिल गया है। तो यहाँ से भी लगभग ये 3 बार में चला गया। 3 को जब इससे गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, 18, 19, ये आ गया 19.86 गुणा 10⁻−1, तो इसे 1.986, तो ये लगभग 2 वोल्ट के समथिंग इसका आंसर हमें मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये 2.2 के समथिंग मिल रहा है, तो 2 के समथिंग इसका आंसर हमें प्राप्त होगा। देखिए जो अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि डेविसन व जर्मर प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थियों इस प्रयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अब यहाँ पर इसकी प्रायोगिक व्यवस्था हम समझ लेते हैं कि जो डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉन गन के लिए ये हमारे पास में इस तरीके से हम एक इलेक्ट्रॉन गन का निर्माण करेंगे। ये एक टंगस्टन का फिलामेंट है, छोटी सी बैटरी से हम इसको जोड़ देते हैं। इसके साथ में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एक हाई वोल्टेज के ऊपर रखते हैं, उच्च वोल्टता पर इसको रखा जाता है। उच्च वोल्टता से इसको जोड़ने के लिए हम इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास में कुछ बैटरियों का संयोजन है। इस तरीके से इसको उच्च वोल्टता दी जाती है और इसको पूरा सर्किट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये जो टंगस्टन का तंतु होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं।
ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो व्यवस्था है, ये वाली जो व्यवस्था है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। ये जो मैंने डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया है, इसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गन कहा जाता है। ये टंगस्टन का तंतु है, फिलामेंट है। ये यहाँ पर एक बारीक सा छिद्र है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उनको दो बिल्कुल बारीक से छिद्रों में से गुजारते हैं। बारीक से दो छिद्र है S1 तथा S2, उनमें से गुजारेंगे तो हमें एक इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन किरण पुंज प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? और इस इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज को हम एक लक्ष्य के ऊपर आपतित करवाते हैं। ये जो लक्ष्य होता है इसको हम इस तरीके से दृढ़ आधारों से रखते हैं। तो देखिए ये जो लक्ष्य है इसको हम आगे पीछे स्क्रू की सहायता से कर सकते हैं। ये निकल क्रिस्टल होता है, निकल का क्रिस्टल इसके रूप में यूज में लिया जाता है। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब टकराएंगे तो सभी संभव दिशाओं में विवर्तित होंगे, प्रकीर्णित होंगे और उन प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक वृत्ताकार पैमाना लगा होता है। साथ में एक चल संग्राहक भी होता है। चल संग्राहक की सहायता से उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं चल संग्राहक। चल संग्राहक यहाँ पर लगा होता है और इसकी तीव्रता ज्ञात करने के लिए इसको हम धारा मापी से जोड़ देते हैं और उस धारा मापी को हम ग्राउंड से कनेक्ट करके रखते हैं, भू संपर्कित करके रखते हैं। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार पैमाना होता है। इस तरीके से वृत्ताकार पैमाना होगा, इसके ऊपर हम आगे पीछे इसको खिसका सकते हैं। क्लियर? इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन की पुंज है। तो ये है हमारे पास में डेविसन जर्मर प्रयोग की व्यवस्था, जिसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। हमें इस क्वेश्चन में इसकी व्यवस्था ही पूछी है। इसका उद्देश्य है कि द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की व्याख्या करना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही आगे भी वीडियोज मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकें। आगे बढ़ते हैं। 19वां जो क्वेश्चन है वो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझाइए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि किसी क्षण पर हम स्थिति का और संवेग का एक साथ में यथार्थता के साथ में मापन नहीं कर सकते। कि जब स्थिति को हम एग्जैक्ट रूप से मापते हैं तब संवेग में कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। जब संवेग को एग्जैक्ट मापेंगे तो इसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। दोनों को एक साथ में सही मापन करना संभव नहीं है, एक साथ में इनका मापन पॉसिबल नहीं है। यह है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखिए, इस हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत को दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है कि स्थिति में जो अनिश्चितता होती है, जैसे मान लीजिए कण है वो अक्ष अक्षीय दिशा में गति कर रहा है, तो स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा अक्ष है तथा उसकी संवेग में अनिश्चितता, इनका जो गुणनफल होता है कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। ये इसका दूसरा रूप है। देखो, दो स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के, आप उसे सुन लीजिए, समझ लीजिए कि किसी गतिशील कण की किसी क्षण विशेष पर स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ में यथार्थता के साथ में मापन संभव नहीं है। इसे हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल कभी भी h/4π से कम नहीं हो सकता। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। हमें इसके आंसर में कहा गया है कि किसी क्षण पर एक कण की स्थिति और संवेग का एक साथ
एक साथ ही दिशा के रूप में, यथार्थता के रूप में निर्धारण नहीं किया जा सकता। दूसरा रूप इसका ये है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स दोनों का जो गुणनफल है कभी भी h/4 से कम नहीं हो सकता। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। इस पर आधारित क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर छपा हुआ है। ये बोर्ड द्वारा जारी जो मॉडल पेपर है उसका भी क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे, व्युत्पन्न कर लेंगे। तो देखिए क्या है, इसे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि ये हमारे पास में है धातु का पृष्ठ। ये क्या है? धातु का पृष्ठ। धातु का पृष्ठ है। इसके ऊपर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। मैं प्रकाश फोटोन को मैंने इस तरीके से दिखाया। ये आपतित फोटोन है जिसकी ऊर्जा है h न्यू। तो यहां से क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन कार्यफलन के बराबर ऊर्जा प्राप्त करता है और यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो वो एक गतिज ऊर्जा के साथ में गति करता है। यहां पर फोटोन आपतित हो रहा है और वो जो फोटोन है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। तो फाई नॉट उसको कार्य करना पड़ता है, कार्यफलन के बराबर उसे कार्य करना पड़ता है। साथ में जो शेष ऊर्जा है वो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान कर देती है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के अंदर आपतित जो फोटोन है, आपतित फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की ऊर्जा वो होती है E बराबर h न्यू। ये न्यू नोट नहीं है, चलिए मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, h न्यू है, न्यू नोट तो आगे आएगा। अब इसके दो कार्य, इस ऊर्जा के कितने काम होते हैं? दो कार्य होंगे। पहला जो कार्य है वो है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, अर्थात कार्य फलन के रूप में धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च हो जाएगी कुछ ऊर्जा का हिस्सा, इसको हम फाई बराबर h न्यू नॉट से। दूसरा है इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, जो शेष जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान कर देगी। K मैक्सिमम बराबर हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर आप समझें कि जो फोटोन आपतित हुआ उसकी जो ऊर्जा है वो फाई नॉट प्लस K मैक्सिमम दोनों के योग के बराबर होती है। h न्यू है वो h न्यू नॉट प्लस हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहां से हम हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h न्यू माइनस h न्यू नॉट के इक्वल पुट कर सकते हैं। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h, यहां से हम कॉमन ले लेंगे न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। और यही है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। विद्यार्थी, ये बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसे हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो EV नोट के इक्वल होती है। देन इसे हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, EV नोट बराबर h न्यू माइनस न्यू नोट। ये भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। विद्यार्थियों, हमने आपको ये इक्वेशन बताई थी और उससे हमने आपको एक ग्राफ भी बताया है। इससे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी कर सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर प्रकाश विद्युत समीकरण की व्युत्पत्ति पूछी जा सकती है। प्रकाश विद्युत समीकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी पूछी जा सकती है। तो आपको वहां पर अच्छे से इसको समझ लेना है, याद कर लेना है। फिर देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि द्रव्य तरंगों से संबंधित डी ब्रोगली परिकल्पना लिखिए और इसके आधार पर किसी कण की तरंग दैर्ध्य का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए।
हमें डी ब्रोगली की परिकल्पना लिखनी है और उसके लिए तरंगधैर्य का सूत्र भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, द्रव्य तरंगों से संबंधित डी ब्रोगली की जो परिकल्पना है वो हमें ये कहती है कि जिस प्रकार से जो प्रकाश है वो तरंग प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, कि प्रकाश के बारे में हम ये जानते हैं कि उसकी जो प्रकृति है वो तरंगीय प्रकृति होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? तरंगीय प्रकृति। लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या करने के लिए उसे हम फोटोन के रूप में मानते हैं, तो तरंगीय प्रकृति के साथ में वो कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से डी ब्रोगली ये कहते हैं कि जो गतिशील द्रव्य होता है, द्रव्य का मतलब कोई द्रव्यमान, कोई कण, तो उसकी जो प्रकृति है वो कणीय प्रकृति तो होती है, हम ये जानते हैं वो कण के रूप में तो होता ही है, तो साथ में तरंगीय प्रकृति भी होनी चाहिए। तो कणीय प्रकृति के साथ में क्या होनी चाहिए? तरंगीय प्रकृति भी होनी चाहिए। यह है डी ब्रोगली की परिकल्पना। चलिए देख लेते हैं हम इसको। तो प्रत्येक द्रव्य कणों से संबद्ध द्रव्य तरंगों को द्रव्य तरंगे और इनसे संबंधित जो तरंगे हैं वो डी ब्रोगली की तरंगधैर्य। इसमें हमें देखिए वैसे तो कुछ इस डी ब्रोगली की परिकल्पना नहीं बताई है, मैं आपको बता देता हूं कि क्या है कि जिस प्रकार से प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, ठीक उसी प्रकार से गतिशील द्रव्य कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है उसके लिए हम दो सूत्रों का प्रयोग करेंगे। हम देखें क्या जानते हैं। हम जानते हैं E बराबर होता है mc²। यह हम आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से लिखा है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हमने ये पुट किया है। इसके साथ में हम E बराबर जानते हैं h/nu। ये प्लांक के क्वांटम मॉडल से हमने लिखा है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम मॉडल से ये हमने पुट किया है। क्लियर? दोनों को इक्वल पुट कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा? mc² बराबर h/nu, mc² बराबर h/λ। c से एक c कैंसिल हो जाएगा। mc = h/λ बराबर आ गया है h/mc, और इस m × c को हम पुट कर देते हैं p के इक्वल, और यही है डी ब्रोगली तरंगधैर्य का सूत्र। इसे हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि p बराबर हम लिख सकते हैं p² बराबर होता है p²/2m बराबर होता है k। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं p बराबर √2m k। तो इसे h/√2m k भी पुट कर सकते हैं, और k के स्थान पर q × v भी पुट कर सकते हैं। तो ये डी ब्रोगली तरंगधैर्य का फॉर्मूला ये है। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां जो क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं की जा सकती, कोई दो कारण बताइए। देखिए, इन्होंने जो व्याख्या की चिरसम्मत तरंग सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकते। देखिए, उसके दो रीजन समझ लीजिए। तरंग सिद्धांत ये कहता है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, जिससे उनकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। जबकि वास्तव में क्या है कि जो प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती, ऊर्जा पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो इतनी होनी चाहिए कि धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आवश्यक हो सके। जबकि हकीकत यह है कि तीव्रता से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन का कोई लेना देना नहीं है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, धातु के तल से इलेक्ट्रॉन अवश्य उत्सर्जित होंगे, ये बिल्कुल गलत तथ्य है। जबकि हकीकत क्या है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति से
अधिक आवृत्ति का प्रकाश होना चाहिए। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है फोटोन किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए। तो फोटोन है क्या होता है, ऊर्जा का या छोटे से छोटी इकाई या छोटे छोटे जो पैकेट्स के रूप में संचरित होता है प्रकाश, तो उसका जो छोटा भाग होता है उसी को ही हम फोटोन कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के कण के रूप में जो ऊर्जा की छोटी से छोटी इकाई है उसको हम फोटोन कहते हैं। गुणों में देखिए, गुणों में आपको एक फोटोन का विराम द्रव्यमान आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थियों। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो शून्य होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, शून्य। तो ऊर्जा फोटोनों की h न्यू होती है। फोटोन उदासीन होते हैं। संवेग h अपॉन में लैम्बडा या h न्यू अपॉन में c के इक्वल भी होता है। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने शेखावाटी मिशन 100 में आज का ये जो हमारा चैप्टर है प्रकाश और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसके जो प्रश्नोत्तर है उनकी व्याख्या देखी, समझा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो नाभिक पर आधारित होगा। शेखावाटी मिशन का ही हम वीडियो लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।